डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से है। टेक्निकल सेक्शन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस को कवर करते हुए तैयार किया गया है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कास्ट आयरन को काटने के लिए कटिंग एंगल होना चाहिए। यानी कास्ट आयरन की कटिंग कर रहे हैं तो कितने एंगल पर उसे काटना चाहिए वही पूछ रहा है। कटिंग एंगल होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 54 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 40 डिग्री। ठीक है, सवाल समझ में आया। सवाल क्या कह रहा है कि कास्ट आयरन को काटने के लिए कटिंग एंगल कितना होना चाहिए। तो कास्ट आयरन को काटने के लिए जो कटिंग एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। स्टेक का प्रयोग किया जाता है। स्टेक देखिए कई प्रकार का होता है। एक होता है हैचेट स्टेक, दूसरा होता है बेवल एज स्टेक, तीसरा होता है आपका वर्गाकार स्टेक और चौथा होता है राउंड एज वर्गाकार स्टेक। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, इसको देख लिया जाए। पहला हैचेट, दूसरा है वर्गी, इसी को वर्गाकार कहते हैं, तीसरा है ब्लो हॉर्न, वर्गी और चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, वेवल एज, जो अभी बताया गया आपको, वेवल एज। ये सब स्टेक के प्रकार हैं। 4 प्रकार का स्टेक हो गया आपका, हैचेट स्टेक, वर्गी स्टेक जिसे वर्गाकार स्टेक कहते हैं, ब्लो हॉर्न, वर्गी और बेवल एज स्टेक। तो जो शीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए जो स्टेक का प्रयोग किया जाता वह है हैचेट स्टेक, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सोल्डर में टीन की मात्रा बढ़ाने पर सोल्डर होता है। कह रहा है कि सोल्डर में टीन की मात्रा बढ़ाने पर, आपको पता है कि सोल्डर में टीन और सीसा दोनों की मात्रा होती है, तो बढ़ाने पर कह रहा है कि अगर टीन की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर सोल्डर होता है। ऑप्शन ए है कठोर, यानी सोल्डर कठोर हो जाएगा। ऑप्शन बी है नरम, ऑप्शन हो गया कठोर, दूसरा हो गया नरम, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वह है तरल और चौथा ऑप्शन है आपका वाष्पीकृत, यानी वाष्पित हो जाएगा, वाष्पीकृत। तो हमें पता है कि सोल्डर में जब हम टीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंडिविजुअल न फर्स्ट ईयर के लिए है न सेकेंड ईयर के लिए है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया और सेकेंड ईयर से भी, तो एक रिवीजन करने का एक अच्छा माध्यम है। आप इसमें सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर सेक्शन से भी मिलेगा, सेकेंड ईयर सेक्शन से भी मिलेगा, जिससे कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक एलटी केबलों में सामान्यतः इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है। एलटी केबल यानी जो लो टेंशन केबल होता है उसमें किस प्रकार का इंसुलेशन प्रयोग करते हैं, उसी को पूछ रहा है। तो सवाल है, आधुनिक एलटी केबलों में सामान्यतया किस प्रकार के इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या है। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है VIR जिसे वल्कनाइज्ड इंडियन रबर कहते हैं, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा। तीसरा है पेपर और चौथा है PVC। तो यहाँ पे देखिए आपको इस सिंगल क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। पहला तो यह कि VIR का पूरा नाम बताइए, तो VIR जो होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होता है, और PVC का पूरा नाम बताइए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पूछ रहा है कि अब LT केबल का भी पूरा नाम क्या है, तो लो टेंशन केबल। ST लाइन जो होता है उसे हाई टेंशन केबल कहते हैं, हाई टेंशन लाइन, और LT केबल या LT लाइन हो गया तो लो टेंशन केबल होगा या लो टेंशन लाइन होगा। तो कह रहा है कि LT केबलों में सामान्यतः किस प्रकार के इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा VIR, तीसरा पेपर और चौथा है PVC। तो LT लाइन में जो इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है वो PVC इंसुलेशन होता है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फील्ड रेगुलेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। फील्ड रेगुलेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब पूछ रहा है कि क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है नाइक्रोम, ऑप्शन बी है आपका टंगस्टन, ऑप्शन सी है यूरेका, और ऑप्शन डी है प्लैटिनम। ऑप्शन डी है प्लैटिनम। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि फील्ड को रेगुलेट करने के लिए या फील्ड को बैरी कराने के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो नाइक्रोम है या टंगस्टन है, ये सब हीटिंग एलिमेंट हैं, और नाइक्रोम जो बना होता है निकिल प्लस क्रोमियम से बना होता है। जो टंगस्टन है यह भी हीटिंग एलिमेंट है। यूरेका और प्लैटिनम, तो यूरेका का प्रयोग हम लोग फील्ड रेगुलेटर या रिहोस्टेट में करते हैं। तो फील्ड को रेगुलेट करने के लिए हम यूरेका का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो आपका रिहोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से क्या करते हैं, हम फील्ड को वेरी कराते हैं। उस पर एक नॉब होता है जो राड पे आगे पीछे उसे खिसका के वोल्टेज रेजिस्टेंस के मान को हम वेरी कर सकते हैं, या अपनी आवश्यकता अनुसार रेजिस्टेंस को हम सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे यूरेका का प्रयोग किया जाता है। यूरेका में अब किसका मिश्रण होता है, निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है। इसको याद रखिएगा। नाइक्रोम जो है निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है, और यूरेका जो है वह निकिल और कॉपर का मिश्रण है, जिसमें निकिल और कॉपर दोनों की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विद्युतीय मशीन का प्रतिरोध
मध्यम होता है, मध्यम होता है। ऑप्शन ए देखिए, शंट प्रतिरोध। ऑप्शन ए है आपका शंट प्रतिरोध। ऑप्शन बी है हीटर प्रतिरोध, हीटर प्रतिरोध। तीसरा है आपका कॉन्टेक्टर प्रतिरोध, कॉन्टेक्टर प्रतिरोध। और जो चौथा ऑप्शन है ये आपका यह आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए मध्यम प्रतिरोध कहने का मतलब ये है कि जिस प्रतिरोध का मान, जैसे अगर 1 किलो ओम से कम मान है, या से देखिए सिंपल 1 ओम से कम है तो वह लो रेजिस्टेंस में आएगा, और 1 ओम से अधिक, या कह सकते हैं कि 1 ओम से 200 ओम तक जो रेजिस्टेंस होगा, या 1 ओम से 1 किलो ओम तक जो रेजिस्टेंस होगा वह हीटर प्रतिरोध होगा, हीटर प्रतिरोध का रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा विद्युतीय मशीन का प्रतिरोध मध्यम होता है। तो जैसे वोल्टेज को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, ऐसे रेजिस्टेंस को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है और सबका वेरिएशन अलग अलग है। लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस में जो मान होता है वह 10 किलो ओम से अधिक होता है, और जो लो रेजिस्टेंस का मान होता है वह 1 ओम से कम होता है। और इनके बीच का जो होता है लगभग आप मान के चलिए कि 1 ओम से 750 ओम तक जो वैल्यू होती है वह होता है मध्यम रेजिस्टेंस या मध्यम प्रतिरोध। तो जो हीटर प्रतिरोध है यह आपका मध्यम श्रेणी में आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह हीटर प्रतिरोध होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सेक्शन को कवर करते हुए अगर आप पेपर देने वाले हैं, चाहे वह आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दें, चाहे वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दें, चाहे आप किसी भी टेक्निकल का एग्ज़ाम दें, या आप किसी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि टर्मिनल X और Y के बीच प्रतिरोध होगा, के बीच प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया है, यह न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। तो फिगर क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, और चौथा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगा है। ठीक है, अब देखिए ये 8 ओम हो गया, यह भी आपका 8 ओम है, यह भी आपका 8 ओम है, और यह भी आपका 8 ओम है। यह पॉइंट X है, यह पॉइंट Y है। X Y के बीच पर हमारा प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया 2 ओम, दूसरा दिया 4 ओम, तीसरा दिया 6 ओम, और चौथा दिया है 8 ओम के बराबर। कुछ इस प्रकार से दिया है। अब यह इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कि बिंदु X और Y के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो जब भी देखिए, जब टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो जिस बिंदु के अंतर्गत निकालना है उस बिंदु को हम फिक्स रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी सबको सॉल्व करते हुए इसको हम एक जगह फिक्स रखेंगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज के तीनों सिरों पर दे दिया ABC, 3 वर्टिसेस, 3 शीर्ष है, और किसी 2 सिरे के बीच अगर टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है तो उस स्थिति में दोनों सिरों को हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं, उसको वेरी नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे X और Y के बीच का अगर रेजिस्टेंस बताना है तो X और Y को हम फिक्स रखेंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ से करंट जा रही, तो 8 ओम 8 ओम 8 ओम, तीनों में रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो तीनों में धारा क्या होगी, वह समान होगी। जब तीनों में धारा समान होगी तो इनका जो परिणामी रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, तीनों का, अगर तीनों सीरीज में है तो तीनों का योग के बराबर होगा। तो हम क्या करें, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा दें। इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ दिया।
इसको ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वह 24 ओम के बराबर होगा, क्योंकि तीनों 8 ओम के रेजिस्टेंस थे और तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो यह हो जाएगा आपका 24 ओम। अब देखिए यह 24 ओम और 8 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। देखिए अगर ये पॉइंट वाई यहाँ है तो पॉइंट वाई हम इसको यहाँ बना सकते हैं, अगर पॉइंट एक्स है तो पॉइंट एक्स यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इनके उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो एक्स और वाई को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 24 ओम और 8 ओम क्या है? पैरेलल है, 24 पैरेलल 8, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका RT इज इक्वल टू 24 गुणे 8 बटे 24 प्लस 8। ये कैसे हो गया? आपको बताया गया था 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या RT इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। कब? जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हों। तो यहाँ पे देखिए 24 गुणे 8 और नीचे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 8 चौका 32 और 6 या 6 चौका 24, यानी जो आंसर होगा वह हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो 6 ओम के बराबर होगा इनका परिणामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस पद्धति में इकाई है। ऑप्शन ए देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी देखिए गॉस, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर, और ऑप्शन डी है आपका मैक्सवेल। ठीक है, अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस पद्धति में इकाई बताइए। तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है? बी बराबर φ/a, यानी पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जैसे हम फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं? फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं b इज इक्वल टू φ/a। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स डेंसिटी हो गया आपका v इज इक्वल टू φ/a। अब यह फाई जो है आपका MKS पद्धति में इसका मात्रक वेबर है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? टेस्ला लिखेंगे। लेकिन यह किस पद्धति में है? यह आपका है MKS पद्धति में, जबकि हमारे सवाल में पूछ रहा है CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में देखिए जो फ्लक्स का मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है वह मैक्सवेल होता है, और एरिया का जो मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? इसी को गॉस लिखा जाता है, इसी को गॉस लिखते हैं, याद रखिएगा। यही आपका क्या होता है? गॉस होता है। तो आपका यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई जो सीजीएस पद्धति में होगी वो क्या होगी? गॉस के बराबर। कंफ्यूज करने के लिए आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है लेकिन MKS पद्धति में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा, इसमें देखिए यह ध्यान दिया गया कि लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया गया है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे प्रैक्टिकल से हो, सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए और संबंधित क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर धारा का सूत्र है, आर्मेचर धारा का सूत्र है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है IA इज इक्वल टू V माइनस CB अपान RA। दूसरा है IA इज इक्वल टू V प्लस EB अपान RA।
तीसरा है IA इज इक्वल टू V अपान RA, और चौथा है IA इज इक्वल टू EB अपान RA के बराबर। ठीक है, आर्मेचर धारा पूछ रहा है डीसी मोटर में, तो आर्मेचर धारा क्या होती है? वह धारा जो आर्मेचर वाइंडिंग से गुजरती है वह होता है आपका आर्मेचर धारा। आपको पता है कि डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो जो धारा फील्ड से गुजरेगी उसे फील्ड धारा कहेंगे, और जो धारा आर्मेचर से गुजरेगी उसे आर्मेचर धारा कहते हैं। आर्मेचर धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और जो फील्ड धारा है, अगर सीरीज फील्ड में धारा बह रही तो उसे ISC से दिखाएंगे, अगर शंट फील्ड है तो शंट फील्ड में जो धारा बहेगी उसे ISS से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जो आर्मेचर धारा है का सूत्र है वह आपसे पूछ रहा है कि आर्मेचर धारा क्या होगा। तो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है, आपको पता है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है, जो बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है V बराबर EB प्लस IA RA। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, जो V क्या है, यह टर्मिनल वोल्टेज है, EB क्या है, बैक ईएमएफ है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, प्लस IA यानी आर्मेचर धारा, RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो V माइनस EB इज इक्वल टू हो जाएगा IA RA, और IA बराबर हो जाएगा यहाँ से V माइनस EB अपान RA के बराबर। अब हम ऑप्शन देखेंगे, IA क्या है? आर्मेचर धारा है, तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन A होगा। ठीक है, आर्मेचर धारा क्या होता है? जो आर्मेचर से धारा बहती है उसे आर्मेचर धारा कहते हैं, और जो फील्ड से धारा बहती है उसे फील्ड धारा कहते हैं। आर्मेचर जो बना होता है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को से बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम के बराबर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है। एक डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लगभग 100 ओम, ऑप्शन बी है आपका बहुत कम, ऑप्शन सी है 200 से 500 ओम, और ऑप्शन डी है बहुत अधिक। ऑप्शन डी है बहुत अधिक। तो देखिए, जो स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? बहुत कम के बराबर होता है, बहुत कम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए क्या क्या है। पहला है चालक के आकार पर, दूसरा है फील्ड फ्लक्स पर, तीसरा है सेगमेंट पर, और चौथा है ब्रश पर। तो देखिए, डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ जो होता है आपका किस पे निर्भर करेगा? फ्लक्स पे निर्भर करता है। जो डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वह फ्लक्स पर निर्भर करता है। अब कैसे फ्लक्स पर निर्भर करेगा? देखिए, जो डीसी मोटर घूमने की स्पीड होती है n इज इक्वल टू होता है, n इज प्रोपोर्शनल EB अपान फाई, या EB इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा n इंटू फाई। तो यहाँ से जो EB क्या है या बैक ईएमएफ है, डायरेक्ट क्या है? फ्लक्स के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो सटीक है और सही आंसर होगा वह है फ्लक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। ग्यारह क्वेश्चन हो गया। अब 12 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लिफ्ट में
लिफ्ट में कौन सी मोटर, लिफ्ट में कौन सी मोटर प्रयोग होती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपका पूछा गया है, लिफ्ट में कौन सी मोटर प्रयोग होती है। ऑप्शन ए देखिए शंट मोटर, ऑप्शन बी देखिए सीरीज मोटर, ऑप्शन सी देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्यूमुलेटिव मोटर, और जो ऑप्शन डी है डिफरेंशियल मोटर, डिफरेंशियल मोटर। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाए। लिफ्ट में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिव मोटर, और यहाँ पे पूछ रहा है डिफरेंशियल मोटर। तो देखिए जो हमारा डीसी मोटर होता है वह सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड अपनी वाइंडिंग के कारण एक्साइट होगा, और सेपरेटली एक्साइटेड जो है वो आपका 3 प्रकार का होगा, सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तो जो कंपाउंड मोटर है वो फ्लक्स की डायरेक्शन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है उसमें आर्मेचर दोनों, जो जैसे कंपाउंड मोटर है उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होगी, एक तो हो गया फील्ड वाइंडिंग, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। और जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें 2 फील्ड वाइंडिंग होता है, एक सीरीज मोटर का, एक सीरीज वाइंडिंग, दूसरा शंट वाइंडिंग। इसीलिए उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग हो गया, दूसरा शंट वाइंडिंग हो गया। तो जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होगा उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी, जो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग है, दोनों में जो धारा की दिशा होगी वह इस प्रकार से होगी कि दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव नेचर में होते हैं, यानी दोनों में जो फ्लक्स बनेगा वह एडिशन प्रवृत्ति की होती है, वह सम के योग के बराबर होता है, उसे हम क्यूमुलेटिव मोटर कहते हैं। और दूसरा हो गया डिफरेंशियल मोटर। तो डिफरेंशियल मोटर जो होता है इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में दोनों में धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। यानी जो सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स है और जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है वो दोनों इस प्रकार से मूव करते हैं कि दोनों एक दूसरे का विरोध करें, अपोज करें, इसलिए इसे डिफरेंशियल मोटर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिफ्ट में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो लिफ्ट में हम सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टार्क हमें उच्च टार्क की आवश्यकता होती है, इसलिए लिफ्ट में हम सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 10 किलोवाट, 250 वोल्ट डीसी मोटर का कुल भार कितना होगा, डीसी मोटर का कुल भार कितना होगा। भार कहने का मतलब ये है कि अगर 10 किलोवाट का मोटर है, 250 वोल्टेज पर चलना है, उसको रेटिंग है उसकी, तो उससे कितनी करंट गुजरेगी हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 एम्पियर, ऑप्शन बी है आपका 20 एम्पियर, ऑप्शन सी है 30 एम्पियर और ऑप्शन डी है 40 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाएगा उसको देख लिया जाए। तो देखिए जब हम डीसी पढ़ा रहे थे तो डीसी में पावर के कई फार्मूले बताए गए थे, जहाँ पे 4 फार्मूला था। पहला था P बराबर V इंटू आई के बराबर, दूसरा था P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर, तीसरा था P बराबर V स्क्वायर बटे आर के बराबर, और चौथा था आपका शक्ति बराबर कार्य बटे समय के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 10 किलोवाट का मोटर है तो P का मान कितना है 10 किलोवाट, और 10 किलोवाट को हम क्या कह सकते हैं 10,000 वाट कह सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। वोल्टेज रेटिंग इसकी कितनी है 250 वोल्ट। तो जब पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो उस केस में पावर का जो फार्मूला होगा P बराबर V इंटू आई के बराबर, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से P बटे V। P का मान कितना है 10,000 और V का मान कितना है 250, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यह आपका 40 एम्पियर के बराबर। तो जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। अगर 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी मोटर है तो उसका जो कुल लोड होगा वह 40 एम्पियर का लोड होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अगर पंखे का
कैपेसिटर, अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो पंखा शॉर्ट हो जाए तो पंखा, ऑप्शन ए देखिए, नहीं चलेगा। ऑप्शन बी, धीरे चलेगा। ऑप्शन सी, तेज चलेगा। और लास्ट है, शोर करेगा। तो देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है। क्या कह रहा है कि अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, पंखे में जब हम कैपेसिटर लगाते हैं 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं, 2.5 से 3 माइक्रोफैरेड का सीलिंग फैन में, तो कह रहा है कि अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो पंखा क्या करेगा। ऑप्शन ए, नहीं चलेगा। ऑप्शन बी, धीरे चलेगा। ऑप्शन सी, तेज चलेगा। और ऑप्शन डी, शोर करेगा। तो जब पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, पंखा नहीं चलेगा। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है डीसी सीरीज मोटर। दूसरा कह रहा है डीसी शंट मोटर। तीसरा ऑप्शन है इसका यूनिवर्सल मोटर। और चौथा कह रहा है कंपाउंड मोटर। तो इसको समझ लीजिए है क्या। कह रहा है कि मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। मिक्सर यानी जो घर का मिक्सर होता है, तो मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल मोटर और ऑप्शन डी है कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर के बारे में थोड़ा सा पीछे बताया जा चुका है कि कंपाउंड मोटर में 2 फील्ड वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है, तो इसलिए इसे कंपाउंड मोटर या यौगिक मोटर कहते हैं। तो देखिए मिक्सर जो होता है, मिक्सर हमारा एसी और डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई पे कार्य करेगा। तो यहाँ पे है आपका कि मिक्सर में जो हम प्रयोग करेंगे, अगर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ डीसी सप्लाई पे कार्य करेगा। डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ डीसी सप्लाई पे कार्य करेगा। कंपाउंड मोटर भी क्या है आपका, एक प्रकार का डीसी मोटर है जो डीसी सप्लाई पे कार्य करेगा। जो यूनिवर्सल मोटर है या एसी और डीसी मोटर, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिक्सर में प्रयोग किया जाता है वही यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक एसी वाइंडिंग, दूसरा डीसी वाइंडिंग होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम मिक्सर में करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अल्टरनेटर में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समायोजित, ईएमएफ समायोजित प्रति फेज आरएमएस मान होता है। आरएमएस मान होता है जब केसी और केडी स्थिर है। देखिए केसी और केडी स्थिर है। केसी क्या होता है, चॉर्डिंग फैक्टर होता है, केडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केपी इज इक्वल टू 4.44 FIT। बी है केपी इज इक्वल टू
4.445T। सी ऑप्शन है Kp इज इक्वल टू 2.22 F5T, 2.22 F5T। सी ऑप्शन देखिए, सी कह रहा है Kp इज इक्वल टू 2.22 F5T, और जो डी ऑप्शन है इसका, डी कह रहा है Kp इज इक्वल टू 2.22 F5। ठीक है, तो क्या हमें बताना है यहाँ पे, कह रहा है कि अल्टरनेटर में ईएमएफ समायोजित प्रति फेज आरएमएस यानी प्रभावी मान बताना है, रूट मीन स्क्वायर मान बताना है, जबकि केसी और केडी स्थिर है। केसी क्या होता है, चॉर्डिंग फैक्टर होता है, केसी इज इक्वल टू कास अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। केडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, केडी का मान होता है साइन एम बीटा बाई 2 बटे एम साइन बीटा बाई 2 के बराबर। तो जो यहाँ समायोजित मान होगा वह ऑप्शन सी होगा, केपी इज इक्वल टू 2.22 F5T। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है परिपथ में फ्यूज लगाना चाहिए। फ्यूज सबको पता है कि यह क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, फ्यूज लगाना चाहिए। ऑप्शन ए है अंत में यानी लाइन के अंत में, बी है मध्य में, सी है आपका अंत व शुरू में, दोनों जगह कह रहा है। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है शुरू में। तो अंत में, शुरू में, मध्य में, ये सब लाइन के अंत में, लाइन के शुरू में या लाइन के मध्य में बात की जा रही है। तो जो परिपथ में फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो क्या करता है कि आपका टेम्परेचर के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वह एम्पियर में होती है, और फ्यूज़ हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है। तो कहाँ लगेगा, यह शुरू में लगेगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चाहे आप फर्स्ट ईयर से देख सकते हैं, चाहे सेकेंड ईयर से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके चैप्टर से उठाया गया, पिक किया गया है और उसको यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 हो चुका। 18 क्या कह रहा है, फ्यूज क्षमता की इकाई दर्शाई जाती है, यानी फ्यूज की रेटिंग पूछ रहा किस में होती है, दर्शाई जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है शक्ति, ऑप्शन बी कह रहा है धारा, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो जो फ्यूज़ देखिए, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो अधिक टेम्परेचर होने पर क्या करेगा, अपने आप को गला देता है। उसमें एक वायर लगे होते हैं जिसे फ्यूज़ तार कहते हैं। फ्यूज़ तार क्या होगा, गल जाएगा, और जैसे फ्यूज़ तार गल गया, जो सप्लाई घर की होती है वो बंद हो जाती है। जो फ्यूज़ के प्रकार होते हैं वह फ्यूज़ आपका किटकैट फ्यूज़ हो गया, उसके बाद HRC फ्यूज़ हो गया, उसके बाद आपका कह सकते हैं किटकैट फ्यूज़ में ही एक को हम कैरियर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूज़ क्षमता की इकाई दर्शाई जाती है। MCB भी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, आपका एक प्रकार का फ्यूज ही है। तो फ्यूज़ क्षमता की इकाई होती है। तो जो शक्ति में जब भी हम फ्यूज़ लगाते हैं तो हम वाट में उससे नहीं कहते कि 2 किलोवाट का फ्यूज़ दे, 5 किलोवाट का फ्यूज़ दे, वो नहीं, धारा, वोल्ट, KVAR। तो जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वह धारा में होती है। हमें बताना होता है, जैसे हमें फ्यूज़ लगाना है तो जहाँ पे हमें फ्यूज़ लगाना है तो वहाँ का कुल लोड पहले हम निकाल लें, और
कुल लोड निकालने के बाद अगर निकल के आया 10 एम्पीयर, तो उस हिसाब से हम जाके अपने इलेक्ट्रीशियन या अपने दुकानदार से कहते हैं कि जो लोड है वह 10 एम्पीयर का लोड है, तो कितने एम्पीयर की वहाँ पे फ्यूज़ लगेगा। फ्यूज़ की रेटिंग अलग अलग होती है, 16, 32, 48, 66, 120, 100 एम्पीयर, ऐसे फ्यूज़ आता है। तो आगे देखिए 19 नंबर कह रहा है कि दीवार घड़ी में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। दीवार घड़ी में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी कह रहा है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी कह रहा है सिंक्रोनस मोटर, और ऑप्शन डी बता रहा है डीसी मोटर। ठीक है, दीवार घड़ी यानी घर की दीवार पे जो घड़ी लगी होती है उसमें जो हम बैटरी का प्रयोग करते हैं वो 1.5 वोल्ट का एक सेल वहाँ पे लगाया जाता है उसमें। तो कह रहा है कि किस प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर क्या होगा, अगर हम उसमें सेल लगा दिए तो यानी वह एक प्रकार का डीसी मोटर हो गया, यानी डीसी सप्लाई पे कार्य करने वाला मोटर है। तो यूनिवर्सल मोटर, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करेंगे तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, उच्च स्पीड के लिए, उच्च स्पीड वाले कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारा घड़ी है, घड़ी की सुइयाँ बहुत धीरे धीरे घूमती है, तो अगर यूनिवर्सल मोटर लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी तेज़ी से घूमेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक मोटर है, जो कि यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो यह भी क्या होगा, इसका जो एक्साइटेशन होता है यह बदल जाता है। डीसी मोटर और स्टेपर मोटर। तो देखिए जो दीवार घड़ी में प्रयोग किया जाता है वह स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्टेपर मोटर यानी जो स्टेप से चले, धीरे धीरे, जिसकी गति बहुत कम हो, लगभग नगड़ के बराबर, जैसे घड़ी की जो सुइयाँ हैं देख रहे हैं आप, बहुत धीरे धीरे घूमती है, तो वहाँ पे हम स्टेपर मोटर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तुल्यकालिक मोटर की गति बदल सकते हैं। पूछ रहा कैसे स्पीड बदला जा सकता है, किस मोटर का, तुल्यकालिक मोटर का, जिसे सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, आवृत्ति बदलकर, ऑप्शन बी है भार बदलकर, ऑप्शन सी है फील्ड एक्साइटेशन बदलकर, और ऑप्शन डी है आपका पावर फैक्टर बदलकर। तो देखिए जो तुल्यकालिक मोटर की गति होती है वह NS होता है, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, जो फिक्स स्पीड पे चलता है। और सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है वह डायरेक्ट होता है, NS = 120 F/p के बराबर। यह होता है सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति का फार्मूला, NS = 120 F/p के बराबर, जहां F है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P क्या है नंबर ऑफ पोल। तो तुल्यकालिक मोटर की गति बदलनी है तो हम क्या करेंगे, आवृत्ति बदल दें। अगर यहाँ F का मान बदलेंगे तो स्पीड क्या होगा, बदल जाएगा। अगर F को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, F को कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो तुल्यकालिक मोटर की गति बदल सकते हैं आवृत्ति बदलकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। ये 20 क्वेश्चन हो गया, जो कि लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया है। आपका फर्स्ट ईयर का सेक्शन हो, चाहे सेकेंड ईयर का सेक्शन हो, चाहे कुछ प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर
एक तुल्यकालिक मोटर किसके द्वारा शुरू यानी स्टार्ट किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, किया जा सकता है, किसकी सहायता से इसको स्टार्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है पोनी मोटर द्वारा, पोनी मोटर यानी स्मॉल मोटर। बी देखिए कंपाउंड मोटर, सी है आपका डैम्पर वाइंडिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है या तुल्यकालिक मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्ट होता है, और उसको स्टार्ट करने के लिए अलग से किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंक्रोनस मोटर के लिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, परिवर्तनशील प्रतिरोधक प्रायः बनाए जाते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोधक प्रायः बनाए जाते हैं। ऑप्शन देख लिया जाए, परिवर्तनशील यानी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम तार, ऑप्शन सी है प्रतिरोधक तार, और ऑप्शन डी है आपका कार्बन। तो अभी बताया गया कि जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट होता है ये रेखा तार का बना होता है, जिसे हम प्रतिरोधक तार कहते हैं, रियोस्टेट वायर कहते हैं। तो यह बना होता है आपका प्रतिरोधक तार से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक SCR है, एक SCR है। अभी बताया जाएगा SCR के बारे में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ऊष्मा नियंत्रक युक्ति, ऊष्मा नियंत्रक युक्ति। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कह रहा है प्रत्यावर्तक, ऑप्शन सी कह रहा है अर्धचालक युक्ति, और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो देखिए SCR क्या है, SCR एक प्रकार का थायरिस्टर है। SCR का जो पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो अर्धचालक युक्ति से मिलकर बना होता है। और सिलिकॉन में SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल और 4 लेयर होता है, PN और PN 4 लेयर हो गया, 3 टर्मिनल हो गया, एनोड कैथोड और गेट। एनोड कैथोड और गेट जो एक SCR है वह आपका अर्धचालक युक्ति है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। देखिए यह आपका 23 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यूजेटी है। यूजेटी क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। देखिए ट्रांजिस्टर ट्रांस प्लस रजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे यूजेटी कहते हैं, दूसरा होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे बीजेटी कहते हैं। तो यूजेटी में क्या होता है, एक जंक्शन होता है, और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, इसलिए उसे बाईपोलर कहते हैं। तो यूजेटी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है,
धारा नियंत्रक। ऑप्शन ए है धारा नियंत्रक। ऑप्शन बी है वोल्टेज नियंत्रक। ऑप्शन सी है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन दोलक। और ऑप्शन डी है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखिए जो आपका यूजेटी है जो या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यह एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, डायक के समक्ष, डायक के समक्ष सामान्यतया वोल्टता पतन होता है। ऑप्शन ए देखिए 0.1 से 0.5 वोल्ट। ऑप्शन बी देखिए 2 से 10 वोल्ट। ऑप्शन सी देखिए 0.5 से 1 वोल्ट। और ऑप्शन डी है आपका 2.2 से 15 वोल्ट। तो जो डायक के समक्ष, डायक क्या होता है, डायोड फॉर एसी। ट्रायक क्या होता है, ट्रायोड फॉर एसी। तो जो डायक होता है, डायक के समक्ष सामान्यतः वोल्टता पतन होता है, पूछ रहा है। तो डायक में MT1 MT2 दो टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2। तो डायक में क्या करते हैं कि दो कह सकते हैं कि दो डायोड को हम इन्वर्सली कनेक्ट कर दें तो वह जो नया युक्ति बनेगा वो डायक होता है, जिसे डायोड फॉर एसी कहते हैं। तो जो डायक के समक्ष सामान्यतः वोल्टता पतन होता है यह आपका होता है 0.5 से 1 वोल्ट के बीच होता है। यह इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखिएगा। कई बार डायरेक्ट इसी वर्ड में पूछ दिया है, मान बस में इसे याद रखने वाली यह चीज़ है कि डायक के समक्ष सामान्यतः जो वोल्टता पतन होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपका 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस से, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, दोनों सेक्शन से, दोनों ईयर के क्वेश्चन को, दोनों ईयर के सिलेबस को देखते हुए चैप्टर उठाया गया है, चैप्टर पिक किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, आपको ऐसे ही निरंतर पार्ट वाइज आपको 25 क्वेश्चन का सीरीज़ निरंतर कराते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।